हेलो सर, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल वर्क विथ मार्केट में आपका स्वागत है। अभी मैं आपको कुछ ऐसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल न्यूज़ डिस्कस करने वाला हूं जो हमको कल के मार्केट में और आने वाले टाइम में हमको सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले मैं डोमेस्टिक से स्टार्ट करना चाहता हूं। कल अगर आप देखेंगे तो मुंजल ग्रुप का हीरो होंडा होंडा तो निकल गया है, अभी सेपरेट हो गया है, लेकिन हीरो ग्रुप के जो मुंजल ग्रुप है वो उन्होंने कल अपने जितने भी प्लांट है वो 4 या 5 दिन के लिए टोटल शट करे हैं, मतलब शट डाउन किए हैं। अब उसके लिए अलग अलग डिस्कशन हो रहा है, अलग अलग लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। तो मैं आपको इसमें ये बताना चाहता हूँ, आज वैसे वो ओपनिंग भी उसकी 70-80 रुपये डाउन हुई थी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको इसके पीछे बहुत से जो कारण है वो मैं आपको आपके साथ में शेयर करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं मुंजल ग्रुप एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, और जैसे कि वो पहले हीरो होंडा हुआ करती थी उसकी वजह से और उनके ग्रुप की वजह से उनका जो एब्रॉड का मार्केट था उसका बहुत बड़ा शेयर है उनके बिजनेस में। बाद में उनका सेपरेशन हो गया, वो होंडा अलग हो गई, हीरो अलग हो गया। तो हीरो मोटर कॉर्प का अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा एब्रॉड में बिजनेस करता है। जैसे कि मैं आपको गल्फ की कंट्री बोलूँ, साउथ एशियन कंट्रीज बोलो, फिर आपको मलेशिया, फिर इंडोनेशिया, ये सब जगह पे इनका बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट है। अब वहाँ पे ड्यू टू कोविड को देखते हुए और स्लो डाउन को देखते हुए ऐसा लग रहा है दे आर नॉट डिक्लेयर ऑफिशियली, उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं, उन्होंने खाली कोविड को लेकर के शट की बात करी है। कोई भी इतनी जल्दी अपने वीक पॉइंट इजीली नहीं बताता, एक ये दस्तूरी है ऐसा। ज़्यादातर 98% लोग अपना जो एक्चुअल होता है वो कोई बताता नहीं है। चलो अभी आगे चलते हैं। तो उसमें ऐसा लग रहा है कि उनका एक तो एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, प्लस डोमेस्टिक में भी उनकी डिमांड कम हुई है, वो सब। दूसरा एक ऐसा भी है कि जिस हिसाब से मेटल सेक्टर में पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से जो ग्रोथ आ रहा है, जो पिकअप आ रहा है, उसकी वजह से मेटल इंडस्ट्रीज आर वेरी क्वेश्चन फेस, मतलब बहुत कंफर्ट लेवल पे है वो। दे आर मेकिंग रैपिडली, मैं रैपिडली वर्ड यूज कर रहा हूँ, दे आर एबल टू रैपिडली प्राइस राइजिंग। अब ऐसे में क्या होगा, सपोज उनके पास में जो रॉ मटेरियल है या जो इन्वेंटरी पड़ी है वो अगर वो यूज करते हैं और अगर डिमांड सामने कम है तो जो डेड स्टॉक हो जाएगा फिनिश गुड्स का, और वो फिनिश गुड्स का इंटरेस्ट, उसके गोडाउन में उसका अरेंजमेंट, उसको स्टैकिंग, उसको संभालना, ये सब का कॉस्ट बहुत हाई चले जाता है। एक इंडस्ट्री का जो बंदा है वो इसको अच्छी तरह से भली बात ही समझता है, बाकी भी पढ़ के समझ सकते हैं। कहने का मतलब इट्स ए इन्वेंटरी मैटर है, और फिनिश गुड्स का जो आपको बोलना चाहिए मेंटेन करना बहुत ही कॉस्ट इसकी हाई जाती है। और उसमें भी जब ये बहुत डेलिकेट होती है, क्योंकि इसका पैकिंग और ये सब अगर डैमेज हो जाती है तो इसका कॉस्ट भी ज़्यादा है कि प्रोडक्ट का, और फिर वो रीसेल में मतलब उसको सेल नहीं हो सकता और डिस्काउंट भी देना पड़ता है। तो ये सब मैटर को देखते हुए उसका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरा मैं बोलना चाहूँगा कि कल हमारे एमडी साहब ने और बहुत से रतन टाटा साहब का अप्रिशिएट किया है, क्योंकि रतन टाटा जो ग्रुप है उन्होंने सामने से जा करके एक ही मैसेज, वैसे तो उनका टाइप बहुत अच्छा है हमारे एमडी साहब के साथ में, तो उन्होंने एक दफे खाली इशारा ही किया है और उन्होंने ह्यूज क्वांटिटी में ऑक्सीजन बनाने की बात करके दे आर सप्लाई टू मेडिकल साइट। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन सो मेनी ह्यूमंस आर लूजिंग अवर लाइफ। पिछले कुछ दिन में देखेंगे आप तो बहुत ज़्यादा इशू हुआ। अभी महाराष्ट्र में कल एक ऐसा मैटर हो गया था कि बहुत ही बड़ा टैंकर है, उसको वो टैंकर में से शिफ्ट करने के लिए उनके जो ट्यूब्स होते हैं या बड़े जो स्टोरेज टैंक होते हैं उसमें उस टाइम ऐसा कुछ हो गया, लीकेज हो गया, उसमें बहुत बड़ा लॉस भी हो गया है, वो पूरा ऑक्सीजन लॉस हो गया, कहने का मतलब है। और सामने आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में आपको मालूम ही ऑक्सीजन की कितनी शॉर्टेज है। उस टाइम ऐसी घटना घटती है तो वो बहुत ज़्यादा चुभती है लोगों के, और वो बहुत ज़्यादा टूल पकड़ती है पूरे इंडिया में, पर्टिकुलरली वर्ल्ड में तो पकड़ा ही है उसने, मैं देख ही रहा हूँ। आप देखेंगे DW के ऊपर, CNA के ऊपर, बहुत इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर ये मैटर डिस्कस हो रहा है, हुआ भी है और हो रहा है, क्योंकि ये लाजमी बात है। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उसके बाद में मैं आऊँगा इंडिया का। मैंने मेटल की बात करी, वो मैंने बात की थी अभी मेटल को लेकर के हीरो ग्रुप की। अब मैं पर्टिकुलरली स्टील सेक्टर के ऊपर या मेटल सेक्टर के ऊपर आता हूँ। मेटल सेक्टर के ऊपर मैं बात करूँगा तो जैसे टाटा स्टील के टीवी नरेंद्रन साहब,
उसके बाद में JSW स्टील, उसके बाद में सेल, उसके बाद में और भी बहुत सी कंपनी है, जो कि वेदांता भी हो गई आपको, ये सब फिर हिंडाल्को है, नेल्को है, ये सब मेटल में ही आते हैं। फिर आपको अनिल अग्रवाल ग्रुप, फिर अपने जिसको बोलना चाहिए कि नेल्को में जो नेल्को है उसको ये अपने जो ग्रुप है उसके अंदर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। और उन्होंने सबने भी स्टील सेक्टर के ग्रुप में ये बोला है कि हम भी जो स्टील के अंदर ऑक्सीजन बहुत यूज होता है, तो उन्होंने बोला कि हम फर्स्ट प्रायोरिटी जो है सर्व करेंगे और उसको कर्व करेंगे, मतलब हम उसका एक्सपेंशन या कंज्यूम कम करेंगे कि ऑक्सीजन का, और वो हम मेडिकल सेक्टर को सप्लाई करेंगे। मतलब हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी मेडिकल को ऑक्सीजन देना, नहीं कि उसको इंडस्ट्री में यूज करना। जैसे कि मैंने आपको बताया कुमार मंगलम बिरला साहब, वो सब का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। ये सब जो ग्रुप है ना, मैं आपको बताता हूँ, अनिल अग्रवाल हुए, ये सब हुए, फिर आपके ये JSW स्टील, ये सब ग्रुप बहुत बड़े हैं और ये सब टाइम पे बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं कंट्री को। महिंद्रा एंड महिंद्रा के भी है। तो एक तो ये ग्रुप, तो उसकी वजह से क्या है कि उनको भी आगे से रॉ मटेरियल, कभी कभी क्या होता है कि इससे चेन टाइप इफेक्ट, आगे से रॉ मटेरियल जो होता है, जैसे स्टील का रॉ मटेरियल है उसके प्राइस अब चले गए, तो बट नेचुरल उनका जो प्रोडक्ट बनेगा उस पर भी प्राइस आएंगे। अब बात ये आती है कि प्राइस जो राइज हो रहे हैं वो फैक्ट्री खुद एब्जॉर्ब करे, ओन एब्जॉर्ब करे या एंड यूजर पे पास ऑन करे। ये सब इकोनॉमिक के सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र के। तो इसको देखते हुए और दूसरा कंपनी के और भी होते हैं, क्योंकि पिछले आप देखेंगे तो 8-10 साल स्टील इंडस्ट्री के लिए और सेक्टर के लिए बहुत ही दुखदायी समाचार गए हैं, मतलब बहुत दुखदायी टाइम गया उनका। उनको बहुत सी कंपनी को तो सरवाइव करना भी मुश्किल हो गया था। तो उसकी वजह से उसके प्राइस बढ़ेंगे, उसके प्राइस बढ़ेंगे तो जो जहाँ जहाँ पे मेटल यूज होता है, वेदर इट इज ऑटोमोबाइल्स, वेदर इट इज इंडस्ट्री, वेदर इट इज XYZ, जहाँ जहाँ पे ये यूज होता है वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट अप हो जाएगी, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट अप होगी तो फाइनल प्रोडक्ट भी अप जाएगा। दूसरा, 2 दिन से मैं सुन रहा हूँ पॉस्को, जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है, जो 10-15 साल 17 साल पहले से बेचारी लगी हुई थी। उन्होंने नवीन पटनायक साहब को कम से कम कितनी दफ़े मीटिंग करी होगी, तब मेरे को मालूम अच्छी से, अपने उड़ीसा के अंदर वहाँ पे प्लांट डालने के लिए। अगर उस टाइम प्लांट डल गया होता तो आप सोचिए आज हमारी हालत कितनी अच्छी होती स्टील सेक्टर के अंदर। चलो उसको अब याद करके क्या करना है सर जी, वो तो एक हिस्ट्री जैसा हो गया, उससे हमको कुछ सीखना ही है कि आगे हम ऐसी गलती नहीं करें। तो उसको पॉस्को का जो है वो वर्ल्ड का सबसे, मतलब इंडिया के अंदर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, क्योंकि उसका रफली इन्वेस्टमेंट अमाउंट बता रहे हैं 90,000 करोड़। मतलब इसको अगर मैं ऐसे कंपेयर करने जाऊं कि जो दिल्ली मुंबई का कॉरिडोर है, जो DFCCI दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर, उसका कॉस्ट भी 1 लाख 1.25 लाख के करीब है, जिसकी लोन इंडियन गवर्नमेंट ने जापान से ली थी 0 इंटरेस्ट पे। तो उससे थोड़ा सा ही कम है। मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो कि दिल्ली से मुंबई का कॉरिडोर का है, उसके नियर अबाउट आप पॉस्को का समझ सकते हैं। और साउथ कोरिया को आप भली भांति जान रहे हैं कि वो कैसा कंट्री है। आप सैमसंग को देख लीजिए, LG को देख लीजिए, और भी बहुत सी चीज़ के अंदर आप देखेंगे तो वो बहुत ही मास्टरमाइंड है बिजनेस के अंदर साउथ कोरिया। तो उसकी वजह से वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो कहने का मतलब, जब कोई इतना बड़ा इन्वेस्टर या कोई बहुत बड़ी कंट्री जो एक्सपर्ट्स है, और बहुत एक्सपर्ट लोग तो होते हैं, वो जब कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनकी बहुत एक्सपर्ट टीम आती है, 2-2 4-4 महीने तक वो सर्वे करते हैं, पूरा एनालाइज करते हैं, ऑन पेपर टेबल पे बहुत सी मीटिंग्स होती है, सब ऑन पेपर कैलकुलेशन होने के बाद में वो दे हैड टेकन ए फाइनल डिसीजन। ऐसे तो कोई लेते नहीं है। हमको 25, 50, 10 शेयर लेने होते तो हम 10 दफे सोचते हैं, इसको पूछते हैं, उसको पूछते हैं, यहाँ से टीपाई वहाँ से टीपाई। तो वो तो 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सर, तो ऐसे तो नहीं करेंगे ना। समझ गए आपको मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। ये इसलिए पॉइंट रखता हूँ मैं एग्जांपल, जिससे कि आपको उसका डेप्थ मालूम पड़े, उसका इंपॉर्टेंस मालूम पड़े मैटर का। अब मैं आता हूँ आपको एब्रॉड के ऊपर। ये मैटर मैंने आपको बता दी इंडिया के, और भी बहुत से मैटर है, उसके बजाय मैं वो अभी दूसरे पे जाना चाहूँगा। अब दूसरे मैटर है कि ए हेड ऑफ मीटिंग रिलेटेड विद कार्बन इमिशन एंड ग्रीन हाउस गैसेज।
ये भी बहुत ही उम्दा अभी डिस्कस हो रहा है वर्ल्ड में ये क्वेश्चन और ये मैटर, ये सेक्टर। तो अभी आप जॉय बाइडेन साहब को देखेंगे, उन्होंने ईयू के अंदर एक मीटिंग होने वाली है, उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि 40 वर्ल्ड के 40 बिगेस्ट जो बोलना चाहिए वेल नोन जो पर्सन है कंट्री के, वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कहने का मतलब क्या है, और अभी 5-7 दिन पहले ही आपको मैंने बताया है ऑलरेडी कि जिनपिंग साहब, जब आप सोचिए जिनपिंग साहब खुद, जिनपिंग साहब, उसके बाद में साउथ कोरिया और फ्रांस, ये मिलके अगर इसके ऊपर ग्रीन हाउस गैसेस पे और कार्बन एमिशन पे डायरेक्ट वर्चुअल मीटिंग करते हैं, मतलब उसका वेटेज कितना हो जाता है सर जी। उसके बाद में अभी 5-7 दिन हुए, फिर आपको जॉय बाइडेन साहब का ईयू के साथ में, और उसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया कि वर्ल्ड के टॉप 40 जो मेंबर्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इससे आप सोचिए क्या इसका इम्पोर्टेंस। जॉन कैरी साहब तो है ही, वो तो मेन है यूएसए के, पूरे हेड है वो तो कार्बन एमिशन को और ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर के। तो इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया है अपने यूएसए ने। उन्होंने बोला है जो टारगेट हमारा 2050 का था उसको वो ये डिकेड में, मतलब ये डिकेड मतलब एक डिकेड 10 साल का होता है, तो अभी 21 चल रहा है, तो ये डिकेड मतलब 2030 तक वो अपना 50% न्यूट्रलिटी पे ले आएंगे। जो कार्बन एमिशन है उसको 50% घटा करके न्यूट्रलिटी पे लाएंगे, ऐसा कमिटमेंट किया है जॉय बाइडेन साहब ने और उसके बाद में जॉन कैरी साहब ने। और वो एग्जाम्पल रखना चाहते हैं वर्ल्ड के सामने कि हम इतना कर रहे हैं, आप भी सपोर्ट करो, क्योंकि ये ओजोन को लेकर के, वर्ल्ड टेम्परेचर को लेकर के बहुत सारे मैटर है, इसके ऊपर बहुत थीसिस लिखा सकते हैं। ये सब मैटर को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अब ये मैटर को आप खाली सुनना, मैं बताता हूँ, और सुन के उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना मार्केट के साथ में, और उसको ये भी जोड़ना कि ये जो मैटर है वो किससे रिलेटेड हो रहे हैं, कौन से सेक्टर से हो रहे हैं, कौन सी कंपनी के शेयर से हो रहे हैं। तब आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, तब आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा इंटेंशन आपको समझाना है, नहीं कि स्क्रिप्ट देना। मैं बार बार बोलता हूँ आपको, स्क्रिप्ट देना एक अलग बात है, लेकिन हमको अर्थव्यवस्था या वर्ल्ड के जो न्यूज़ है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही पूरे वर्ल्ड के, इंडिया के ही नहीं पूरे वर्ल्ड के मार्केट के अप एंड डाउन्स के पिलर हैं या उसके रीज़न हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। तो अभी मैं फिलहाल इतना ही रखता हूँ, उसके बाद में कुछ और अच्छा आएगा तो फिर वो लेकर के मैं आपके सामने और हाजिर हूँगा और आपको डिलीवर करूँगा बहुत अच्छे से। ये मैंने कम से कम काफ़ी देर तक पूरे पॉइंट लिखे हैं मेरी डायरी में, मैं डायरी भी लेकर के, नोटबुक भी लेकर के नहीं आया हूँ, मैंने आपको पूरा डिलीवर किया है। अगर ये मैटर आपको अच्छे लग रहे हैं, अगर इसमें आपके कोई सुझाव है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, तो आप मेरे को अपने कमेंट्स में डालिए। आई वेलकम योर कमेंट और उस पर इम्प्लीमेंट करने का पूरी कोशिश करूँगा। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो मैं आई रिक्वेस्ट यू, आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने मित्रों को भी बताएं कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमको सीखना मिलता है। इस शेयर के अलावा पूरे वर्ल्ड लेवल के जो इम्पैक्ट होते हैं वो कैसे मार्केट में इम्पैक्ट करते हैं वो हमको जानना मिलता है। उससे हमको मार्केट में जब हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं या मार्केट के सामने बैठ के काम करते हैं, तब हमको ऐसे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है आपको। फिलहाल इतना ही रखता हूँ मैं, आपको लास्ट में यही बोलूँगा, कम टुगेदर, पुश अप आवर न्यू इंडिया, वी आर द बेस्ट। और लास्ट में जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ अच्छे मैसेज के साथ में, और कुछ अच्छे डिटेल के साथ में, और कुछ नॉलेज के साथ में। टेक केयर। और लास्ट में यही बोलूँगा आपको, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।